Very good afternoon, everyone. My name is Shubham Singh Hania, and in this particular lecture, we are going to discuss a very important topic from the subject of statistics, that is, types of sampling technique. Now, before I start, let me just tell you that sampling technique is considered to be one of the most important topics for the reason being that if you are not able to understand the various types of sampling technique, it will be very difficult for you to attempt those comprehensive questions where it is actually asked that what should be the nature and or what should be the type of sampling technique that should be preferred in various situation. तो एग्जामिनेशन में क्या हो सकता है कि आपको अलग अलग सिचुएशंस दे दी जाए एंड आपसे पूछा जाए दैट आइडेंटिफाई दैट व्हाट is going to be the or what are going to be the major sampling techniques that should be preferred in this particular scenario. So you will have to be very clear in terms of the purposes and the various objectives of using such sampling technique. Now without wasting any further time, let's get started. But before I start with the types of sampling techniques, let's quickly understand what is a sample. Sample का क्या मतलब होता है? Sample is simply group of people or objects taken from a large population as a representative. To understand it in a comprehensive manner, let's say कि कोई डॉक्टर है, वो आपका इलाज करना चाहता है, and before he treats you, he wants to diagnose that what is the problem with you. So he certainly is not going to take your entire blood out from your body. Rather, what he's gonna do, he's gonna take a small blood sample और उस blood sample के basis पे वो evaluate कर लेगा that what is the issue with your body or what are the various ailments with which you are suffering from. So ideally what we are saying here is कि हम एक छोटा सा सैंपल पिकअप कर लेते हैं, पूरी पॉपुलेशन में से एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, पार्शियल पार्ट ले लेते हैं, जस्ट टू मेक एनी काइंड ऑफ एनालिसिस फॉर आवर ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, इट्स मोर बेनिफिशियल कि आप छोटा सा सैंपल ले लें, छोटा सा पार्ट ले लें और उसको एनालाइज करके जो भी प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस कर लें. सो दैट इज व्हाट सैंपल इज ऑल अबाउट. Moving ahead, now why are we focusing too much on sampling? Sampling क्यों जरूरी है, और rather I should say what are the advantages of using a sampling technique? Okay, because we are using a sample, of course उसके कुछ demerits भी होंगे, but what are the major advantages जिसकी वजह से हम sampling का इस्तेमाल करते हैं? पहली चीज तो क्या है, it prevents wastage of time and money. Very common sense based element कि अगर आप पूरा का पूरी की पूरी पॉपुलेशन को इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे, इट विल बिकम अ लॉट मोर हेक्टिक. इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ योर साइड. वाई? बिकॉज लेट्स से कि आपको पॉपुलेशन मेजर करनी है या फिर पॉपुलेशन की कोई कैरेक्टरिस्टिक मेजर करनी है. अब अगर आप कहें कि यार मैं तो पूरी सिटी की पॉपुलेशन को मेजर करूंगा और उससे टेस्ट करूंगा डेट व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक, तो आपको सबके घर घर जाना पड़ेगा, आपको बहुत सारे लोग इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत सारे स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व करने पड़ेंगे जो जाएंगे और आपके लिए सैंपल कलेक्शन या डेटा कलेक्शन करके लाएंगे. रादर अगर आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ही समझनी है या फिर अगर आपको परसेप्शन ही समझना है लोगों का, सो व्हाट यू कैन डू इज दैट फ्रॉम ईच एंड एवरी लोकेलिटी जिसको आप मेजर करना चाहते हैं, यू कैन पिक अ सिंपल सैंपल और उस सैंपल के बेसिस पे आप कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट द बेसिक एडवांटेज इज दैट इट प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी. सेकेंड इज इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एरर्स. अब आप सोच रहे होंगे कि सर रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एरर्स कैसे है? चांसेस ऑफ एरर्स ऐसे है कि जब आप बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, लेट्स से मैं एक 100 करोड़ आबादी जनता को या फिर 100 करोड़ पॉपुलेशन यूनिट्स को इवेलुएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इन ऑल क्या है कि बहुत ज़्यादा क्योंकि डेटा है तो चांसेस क्या है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइप का एरर हो गया. लेट्स से काउंटिंग से रिलेटेड कोई एरर हो गया, ठीक है, या नोटिंग डाउन करने में कुछ ना कुछ एरर हो गया. तो स्मॉल सैंपल के केस में एडवांटेज क्या है कि जो ये इंसिडेंटल मिस्टेक्स हो सकती हैं काउंटिंग से रिलेटेड, ये सारी जो मिस्टेक्स हैं ये अवॉइड हो सकती हैं. बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है कि अगर आप सैंपल यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो आंसर आपको पूरे सेंसस से मिलता है या फिर इंटायरली पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज करके मिलता हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए, तो इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर. ठीक है, सो आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस द न्यू कंसेप्ट हियर और द कंसेप्ट इज सैम्पलिंग एरर. सैम्पलिंग एरर का दोबारा मतलब समझा देता हूं बहुत ही सिंपल टर्म्स में. सैम्पलिंग एरर वो एरर है जो सेंसस के कैलकुलेट करने से आता माइनस द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू दैट हैज कम आउट फ्रॉम अ सैंपल. एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए. लेट्स से मैं क्लास का एवरेज वेट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, अब एक तरीका क्या है कि मैं पूरी क्लास का वेट ले लूँ और पूरी क्लास के वेट को कैलकुलेट कर लूँ, उनका मीन निकाल लूँ और एवरेज मुझे हो सकता है निकल के आ जाए. पूरी क्लास का जो वेट है वो है 45 kg. दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं पूरी क्लास को ना इवेल्युएट करके उसमें से 5 बच्चों को रैंडमली सिलेक्ट कर लूँ, उनका एवरेज वेट निकाल लूँ, तो हो सकता है कि जो एवरेज निकल के आए दैट कम्स आउट टू बी 44 kg. Now this difference of 1 kg, 44 kg has come out from your sample and 45 kg has come out from the actual census. अगर हमने पूरे क्लास को इवेल्युएट कर लिया होता, तो ये जो 1 kg का डिफरेंस निकल के आ रहा है
ड्यू टू द यूज ऑफ सैंपल इज नोन एज सैम्पलिंग एरर। और इस एरर को छोड़ के और कोई भी एरर, लेट से काउंटिंग एरर हो, लेट से कुछ और मिस इंटरप्रिटेशन हो गई हो, या फिर लेट से आपने कुछ एक्सीडेंटली गलती कर दी हो, ऑल ऑफ दोज काइंड्स ऑफ एरर अपार्ट फ्रॉम द सैम्पलिंग एरर इज नोन एज नॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक है, तो इसके सिवाय और कोई भी एरर होगा उसको हम क्या कहेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज नॉन सैम्पलिंग एरर। तो ये दो एरर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, सो आई हैव आल्सो टोल्ड यू दिस। ठीक है, नाउ सैम्पलिंग एरर आर कंसिडर्ड टू बी लेस सीवियर देन द नॉन सैम्पलिंग एरर्स। ये भी एक रीजन है कि आप इसलिए सैंपल यूज करते हैं। दिस कैन बी सेड टू बी वन ऑफ द एडवांटेजेस। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हो सकता है कि जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ 1 kg आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप पूरा सेंसस कैलकुलेट करने बैठते तो कुछ लोगों की कैलकुलेशन में आप मिस्टेक कर देते, कुछ लोग मिस आउट हो जाते। दीज कुड बी द सिनेरियो दैट कुड हैपन अगर आप पूरा का पूरा सेंसस ले रहे हैं, एंड दैट माइट बी अ मोर सीरियस एरर देन अ सैम्पलिंग एरर। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से सैंपल का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंसस इज नॉट सुटेबल। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे पूरा सेंसस का इवैल्यूएशन करना पॉसिबल ही नहीं हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके ब्लड टेस्ट के बारे में बात करूं तो इट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल कि आपके इंटायर बॉडी का चेकअप किया जाए पूरा का पूरा ब्लड निकाल के, तो इसीलिए थोड़ा सा सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है। सिमिलरली बहुत सारी सिनेरियोज में ये पॉसिबल नहीं होता है कि पूरी सिटी को सर्वे किया जाए। लेट्स से कोविड की वैक्सीन के लिए हमें टेस्टिंग करनी है, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को हम वैक्सीन डालेंगे, देंगे और फिर पता करेंगे कि यार ये इन पे वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, सो देयरफॉर कई सिचुएशन में सूटेबल नहीं होता है, इसलिए हम छोटा सा सैंपल ले लेते हैं और उसके बेसिस पे अपना एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, सो आई होप दैट यू आर क्लियर विद व्हाई आर वी यूजिंग द सैंपल। Now is the major time to shift to the most important topic for this lecture, that is the methods of sampling or the types of sampling. सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो सैम्पलिंग मेथड्स है ये दो कैटेगरीज में बटे हुए हैं। वन इज योर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड द सेकंड वन इज योर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, ये दो कैटेगरीज हैं जो आपको याद रखनी है, बिकॉज सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो आपको करना पड़ेगा वो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बीच में करना पड़ेगा, एंड देन यू वुड गो ऑन टू आइडेंटिफाई कि यार ये कौन से टाइप का सैम्पलिंग है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है, व्हेन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, please listen to me very carefully, when every object in the universe is getting an equal opportunity of getting selected, मतलब किसी के साथ कोई भी बायसनेस नहीं करी गई है, कोई फेवरेटिज्म नहीं किया गया, जो भी सैंपल हमने उठाया है वो बिल्कुल रैंडमली उठाया है, एंड हर ऑब्जेक्ट के पास बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी थी कि कोई भी सिलेक्शन हो सकता था। फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉटरी की बात करूं, जब आपने देखा होगा कि तंबोला या लॉटरी का अगर आपने गेम खेला होगा तो एक बाउल के अंदर नंबर्स रखे होते हैं, लेट्स से फ्रॉम 1 to 99 और 1 to 100 व्हाटएवर इट बी, और उसमें से एक नंबर रैंडमली पिक किया जाता है। तो दो कई बार लोग चीटिंग कर लेते हैं, बट अदरवाइज अगर हम बात करें सो दिस इज अ वेरी क्लियर एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बिकॉज आप अपना हाथ अंदर डाल रहे हैं, अब आपको पता नहीं है कि उन 100 नंबरों में से या उन 99 नंबरों में से कौन सा नंबर आपके हाथ में आने वाला है। So therefore this is a clear example of probability sampling, because every element, जो भी numbers थे जो लिखे हुए थे 1 to 99, they had an equal opportunity of getting selected। ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी नंबर की probability ज्यादा थी या फिर किसी नंबर की कम। अब इसमें प्लीज ओवर थिंक मत करिएगा कि जो नंबर ऊपर था वो हाथ में आने के चांसेस है। कोई जरूरी नहीं है कि इंसान इस तरीके से पर्ची उठाता है, आप पूरा घुमा के पर्ची उठाते हैं, डजेंट मैटर, एंड द पर्सन इज नॉट अवेयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको अवेयरनेस नहीं है कि आप जो एलिमेंट उठा रहे हैं वो कौन सा एलिमेंट। ठीक है, देयरफॉर इट इज सेड टू बी अ हाईली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज गोइंग टू बी जस्ट अपोजिट टू योर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसका क्या मतलब है दैट there is some kind of biasness या some kind of element because of which not every object in the universe has an equal opportunity of getting selected। मतलब अगर हम पूरा का पूरा सैंपल उठा रहे हैं तो कुछ लोगों को, कुछ एलिमेंट्स को कुछ फेवर मिल जाएगा, कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा कि उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सिलेक्ट होने की एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स। ठीक है, रैंडम नेचर नहीं है, देयरफॉर दिस इज सेड टू बी अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, अब दोनों के अंदर चार मेथड्स हैं जिनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर 4 मेथड कौन कौन से हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर, दीज आर द 4 कंपोनेंट्स। नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग एज वेल एज स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये 4 कंपोनेंट्स है, तो हो सकता है आपको कॉम्प्रिहेंसिव आंसर भी आ जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको एक केस स्टडी दे दी जाए, आपको एक सिचुएशन दे दी जाए और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा सैम्पलिंग मेथड लगेगा एंड व्हाई इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट प्रिफर्ड सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं एंड डिटेल में डिस्कस करते हैं। आई हैव पिक्ड अप अ वंडरफुल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू मेमोराइज आल्सो एंड अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इन अ वेरी इजी मैनर। ठीक है,
पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डील कर लेते हैं। तो सबसे पहली सैम्पलिंग कौन सी है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नाउ जब आप एक कॉम्प्रहेंसिव टर्म लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ कॉम्प्रहेंसिव टर्म, और उसके कुछ कंपोनेंट्स ले रहे हैं, तो उसकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक होगी वो इन कंपोनेंट्स के अंदर झलकेगी या फिर आपको देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सिंपली टेल्स यू that every object has an equal opportunity of getting selected. For example, ये हमारे सामने population बनी हुई है, I hope you can see the population. अब इस population में कोई भी categorization नहीं है, हमने कुछ भी नहीं कर रखा। हम simply क्या किया, हमने first this object, this object, this object and this object randomly हमने इस पूरी की पूरी population में थे giving every object an equal opportunity of getting selected। 5 random samples हमने यहाँ पे pick कर लिए हैं, ठीक है। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इटसेल्फ, दैट इज इक्वल, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज गेटिंग इक्वल अटेंशन एंड दे आर गेटिंग सिलेक्टेड, ठीक है, रैंडमली। सो दैट इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सेकेंड मेथड क्या है? सिस्टमैटिक सैंपल या फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब सिस्टमैटिक वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब देयर इज गोइंग टू बी सम सिस्टम, देयर इज गोइंग टू बी सम पैटर्न इन टर्म्स ऑफ सैम्पलिंग। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम सैम्पलिंग कर तो रहे होते हैं रैंडम नेचर से, बट हमने कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया है, एक फिक्स्ड या फिर एक सिस्टमैटिक मेथड बना लिया है इन ऑर्डर टू कलेक्ट आवर सैंपल, देन इट इज कॉल्ड एज योर सिस्टमैटिक सैंपल। फॉर एग्जांपल, लेट से हमने एक पैटर्न बनाया है दैट एक रोज खड़ी हुई हैं, लेट से स्कूल के अंदर असेंबली के अंदर बच्चे खड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, हमने क्या कह दिया दैट फॉर एवरी रो, हर रो है, let's say 20 rows are there, there are 20 rows which are there in the school assembly. Now what we are saying, we are randomly picking every 5th person standing in the rows, मतलब इन 20 रोज के अंदर हर 5वें इंसान को हम पिक कर रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि ये रैंडम फिर भी क्यों है, बिकॉज फर्स्ट वी डू नॉट नो हु इज दैट 5th पर्सन। तो हमने सिर्फ एक पैटर्न बनाया है, हमने सिर्फ एक मेथोडोलॉजी डेवलप करी है, बट अदरवाइज द सिलेक्शन इज प्योरली ऑन अ रैंडम बेसिस, ठीक है। तो इसलिए ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम देखें तो हमने क्या किया, लेट्स से वी हैव फिक्स्ड अप दैट वी आर सिलेक्टिंग एवरी कैंडिडेट आफ्टर अ गैप ऑफ 2 पीपल। 2 कॉन्स्टेंटली सैंपल्स को हम छोड़ रहे हैं या रिस्पॉन्डेंट्स को छोड़ रहे हैं और उसके बाद हम सिलेक्शन कर रहे हैं। तो आपने देखा हमने पहले इसको पिक किया, 2 सैंपल्स बीच में ड्रॉप किए, फिर इसको पिक किया, फिर 2 सैंपल्स बीच में ड्रॉप किए, इसको पिक किया, एंड सो ऑन। सो आइडियली हमने क्या किया, हमने पैटर्न फिक्स कर दिया कि हम अपने सारे रिस्पॉन्डेंट्स के बीच में 2 का गैप रखेंगे या 2 सैंपल्स को हम मिस आउट करने वाले। So that is how you have fixed a pattern or you have systematically determined the method of collecting the sample. ठीक है, I hope this is clear. The third important method of probability sampling is stratified sampling. देखिए जो टर्म्स है ना, ये आपको थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगेंगे, बट इन टर्म्स के अंदर ही इनका मतलब छुपा हुआ है, तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का क्या मतलब है, यू आर गोइंग टू डिवाइड द इंटायर पॉपुलेशन इन स्ट्राटास। स्ट्राटास क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, दैट यू आर डिवाइडिंग देम इनटू स्मॉलर ग्रुप्स और स्मॉलर पार्ट्स। नाउ व्हाई आर यू डूइंग इट, फर्स्ट, सेकंड, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। वी आर डूइंग इट बिकॉज हम क्या करना चाहते हैं, हम इन ग्रुप्स के अंदर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहते हैं कि इन ग्रुप्स के अंदर जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक नहीं जानना चाहते, हम ग्रुप के अंदर जो हमने स्टार्टर्स में डिवाइड किया है उनके लोगों की कैरेक्टरिस्टिक जानना चाहते हैं, मतलब हम इंडिविजुअल्स की कैरेक्टरिस्टिक जानना चाहते हैं। So what I'm going to do when I am going to create these starters, I am going to create these starters on the basis of some kind of characteristics. मतलब मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करूंगा और उसके बेसिस पे ऑलरेडी स्टार्टर डिवाइड कर दूंगा, ताकि जब मैं उन स्टार्टर्स में से लोगों को पिक करूं रैंडमली तो मुझे वहां की पूरी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाए। For instance, what a researcher wants to do, he wants to study the prevalence of malaria. मलेरिया जो एक डिजीज होती है मॉस्किटो के काटने से, ठीक है, वो पता करना चाहता है बेस्ड ऑन वेरियस जेंडर्स। ठीक है, तो वो ये देखना चाहता है कि जो प्रेवलेंस है वो मलेरिया की, क्या उसमें कुछ जेंडर में डिफरेंसेस आते हैं। उसने क्या किया, उसने 2 पार्ट्स में जेंडर को डिवाइड कर दिया, 2 स्टार्टर्स बना दिए। ठीक है, यहाँ पे हम 2 कलर्स के बेस पे ले लेते हैं। द ग्रीन कलर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेट्स से मेल्स एंड द ब्लू कलर इज लेट्स से रिप्रेजेंटेड बाय फीमेल्स। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने स्टार्टर्स में डिवीजन कर दिया, बट ऑन अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक दैट इज जेंडर के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रैंडमली, बिकॉज इट्स अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो हमें रैंडम सिलेक्शन करना जरूरी है। तो हमने क्या किया, रैंडमली हमने 2 लोग यहाँ से पिक कर लिए, दैट इज मेल्स की साइड से, और 2 से 3 लोग हमने
फीमेल्स वाले स्टार्टा में से पिक कर लिया एंड वी एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज जेंडर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे लोग रैंडमली पिक्ड हुए हैं, बिकॉज हमें नहीं पता था कि हमने इन तीनों को क्यों पिक किया है, रैंडमली पिक कर लिया है, देयरफॉर इट इज सेड टू बी अ काइंड ऑफ अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर, दैट यू हैव मेड द स्टार्टा बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। इफ देयर इज नो कैरेक्टरिस्टिक देन इट कैन नॉट बी अ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्टार्टा बनाना ही हमें किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, अब आप चाहे उसको जेंडर के बेसिस पे बनाएं, आप चाहे उसको एज के बेसिस पे बनाएं या फिर किसी और पैरामीटर के बेसिस पे बनाएं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट इट हैज टू बी बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक और फीचर। ठीक है, लास्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन आई वुड से इज द क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो प्लीज क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हमने आपको क्या कहा, दैट वी आर गोइंग टू डिवाइड स्टार्टास बट बेस्ड ऑन अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। लेट्स से हमने जेंडर के बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई किए और पूरी पॉपुलेशन को मेल फीमेल में डिवाइड कर दिया। जब हम क्लस्टर सैंपल के बारे में बात कर रहे हैं, सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर रैंडमली डिवाइडिंग क्लस्टर्स विदाउट एनी बेसिस और कैरेक्टरिस्टिक। मतलब एक एग्जांपल लेना हो मुझे, लेट्स से एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, विच इज अ वेरी बिग कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके 5 सिटीज के अंदर ब्रांचेस हैं, मैं 5 सिटीज बना देता हूँ। दिस इज लेट्स से दिल्ली, this is let's say Bangalore, this is let's say Mumbai, this is let's say Chennai and the last one is let's say Lucknow, my hometown। ठीक है, तो अब हमारे पास 5 स्टार्टास बन के आ गए हैं, बट दीज आर वेरी रैंडम स्टार्टास जो हमने सिटी के बेसिस पे डिवाइड किए, कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिया हमने, देयर इज नो कैरेक्टरिस्टिक दैट हैज बीन चोजन, रैंडमली हमने 5 सिटीज उठाई हैं। ठीक है, नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जब हम दिल्ली उठा रहे हैं, सो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि दिल्ली के अंदर जो ब्रांचेस होंगे या जो बैंगलोर के अंदर होंगे या जो मुंबई के अंदर होंगे, उनके ग्रुप के अंदर जो लोग हैं, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ हेट्रोजेनिटी इन टर्म्स ऑफ इनसाइड द ग्रुप, दैट इज विद इन द ग्रुप। ठीक है, ग्रुप के अंदर तो बहुत ज्यादा हेट्रोजेनिटी होने वाली है। क्यों? क्योंकि दिल्ली वाले सेंटर में भी क्या होगा, मेल्स होंगे, फीमेल्स होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होंगे। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर इज दैट विद इन दीज ग्रुप्स, ये जो हमने 5 सिटीज के स्टार्टर्स डिवाइड किए हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा हेट्रोजेनिटी है। ठीक है, वेरे जब हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में बात कर रहे थे तो हम क्या कह रहे थे, यार ये एक सेगमेंट जो है वो सारा मेल्स का है, ये एक सेगमेंट जो है ये सारा फीमेल्स का है, तो अल्टीमेटली इसमें से किसी एक को भी इंडिविजुअल को हमने उठा लिया तो हमको पूरी ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएगी। ठीक है, बट हम आइडियली यहाँ पे इंडिविजुअल्स पे फोकस कर रहे थे बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने एक हेट्रोजेनस पॉपुलेशन को रैंडमली 5 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया विदाउट एनी बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब क्योंकि हमें पता है कि यार ये पांचों के पांचों जो हैं, ये पांचों के पांचों ग्रुप्स जो हैं इसमें हेट्रोजेनिटी होने वाली है, तो विद इन ग्रुप तो हेट्रोजेनिटी हो गई। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी थॉरली। विद इन ग्रुप क्या हो गया, हेट्रोजेनिटी हो गई, क्योंकि एक ही ग्रुप के अंदर मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, एंड द कैरेक्टरिस्टिक भी है। बट सिंस दिस इज गोइंग टू हैपन इन ऑल द 5 सिटीज, भाई ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में मेल फीमेल का प्रोपोर्शन होगा, बैंगलोर में भी मेल फीमेल होंगे माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में, मुंबई में भी होंगे, सिमिलरली इंजीनियर्स मुंबई ऑफिस में भी होंगे, चेन्नई में भी होंगे और लखनऊ में भी होंगे। तो होने क्या वाला है कि विद इन ग्रुप तो देयर इज अ लॉट ऑफ हेट्रोजेनिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा हेट्रोजेनिटी होने वाली है विद इन द ग्रुप, बट अगर हम इंटर ग्रुप कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो काफी ज्यादा होमोजेनिटी होने वाली है, होमोजेनिटी सिमिलर होने वाले हैं in terms of their proportion, because they are going to be certain number of males in every city's headquarter, and similarly they are going to be certain doctors and engineers in every cities which we have taken for our analysis। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब क्योंकि हमें पता चल गया कि यार ग्रुप के अंदर बहुत सारी इंटर ग्रुप बहुत ज्यादा होमोजेनिटी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन 5 सिटी में से कोई भी एक सिटी उठा लेते हैं। लेट्स से हम दिल्ली उठा लेते हैं, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि यार दिल्ली उठा लो रैंडमली, दिस इज बीइंग डन रैंडमली, नॉट ऑन अ बेसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ फेवरेटिज्म और बायसनेस। दिल्ली उठा लो, अगर हम दिल्ली उठा लेते हैं तो दिल्ली के अंदर जो भी लोग हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इन सबका परसेप्शन हमें पता चल जाएगा। ठीक है, लेट्स नो देयर परसेप्शन कि वो कैसा फील करते हैं अबाउट आवर कॉम्पेंसेशन पॉलिसी, दैट कुड बी वन एग्जांपल, और उसके बेसिस पे हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज आई ऑलरेडी सेड कि जो एलिमेंट्स आपके दिल्ली में प्रेजेंट हैं, सिमिलर काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई एंड लखनऊ। तो हम कोई भी एक ग्रुप हम अगर उठा लेते हैं तो हम उस पूरे के पूरे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करें। ठीक है, सो दैट इज व्हाट क्लस्टर सैम्पलिंग इज ऑल अबाउट। 2 चीजें रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। पहली चीज, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई किया जाता है जिसके बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं। सेकंड, हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड, क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में बात करूं तो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग में आपने पॉपुलेशन को रैंडमली डिवाइड किया है
विदाउट एनी कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड, यहाँ पे हम पूरी की पूरी ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इवन इफ देर इज अ विद इन ग्रुप हेट्रोजेनिटी, अगर ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा हेट्रोजेनिटी है, तभी हम उस पॉपुलेशन को एनालाइज करके, उस डाटा को आइडेंटिफाई करके, लेट्स से दिल्ली को हम एनालाइज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम इंटायरली पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगा सकते हैं। ठीक है। सो अब जिस तरीके का ऑब्जेक्टिव होगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव होगा कि आप एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक को समझना चाहते हैं तो आप स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको पूरी की पूरी ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है या परसेप्शन को समझना है, देन यू आर गोइंग फॉर अ क्लस्टर सैंपल। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। चलिए आगे चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। सो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक इज अ टाइप ऑफ टेक्निक वेयर every object which is present in the universe is not getting an equal opportunity। मतलब सबको equal opportunity नहीं मिलने वाली है सिलेक्शन की। कुछ लोग की probability ज्यादा होगी सिलेक्शन की, कुछ लोग की कम। ठीक है। now this is a comparatively easier topic as compared to the probability sample। ठीक है। तो पहला पार्ट देखते हैं, that is convenience sample। convenience का क्या मतलब होता है भाई, जिसकी एक्सेसिबिलिटी हो, जो हमें ज्यादा कन्वीनियंट लगा, जो हमें ज्यादा आसानी से मिल गया। बेसिकली कन्वीनियंस इज इक्वल टू योर कंफर्ट। जो चीज आपको आसानी से मिल गई वो चीज आपने पिकअप कर ली और वहां से आपने डेटा कलेक्शन कर लिया, दैट इज व्हाट कन्वीनियंस सैम्पलिंग ऑल अबाउट। एक एग्जांपल से देखते हैं तो बेटर समझ में आएगा। लेट्स से एक रिसर्चर क्या करना चाहता था, एक रिसर्चर कुछ स्टूडेंट्स के डेटा को एनालाइज करना चाहता था। लेट्स से एमबीए स्टूडेंट्स के डेटा को एनालाइज करना चाहता था। ठीक है। दैट वाज हिज ऑब्जेक्टिव कि यार एमबीए वाले जो स्टूडेंट हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और या फिर आप जो भी एमबीए वालों का परसेप्शन जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, उसने सोचा कि यार मुझे तो सैंपल कलेक्ट करने से मतलब है। ही जस्ट मूव्ड आउट ऑफ हिज हाउस और सामने कुछ पार्क में बच्चे खेल रहे थे। ठीक है। और पार्क में जो भी उसको बच्चा आसानी से मिल गया, मतलब जो भी पार्क में बच्चे खेल रहे थे उसमें से जो भी बच्चा एमबीए का मिला, बिकॉज एमबीए वाज द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने उनसे डेटा कलेक्शन कर लिया एंड द वर्क वाज ओवर। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स, दैट जो उसके पार्क के सामने वाले बच्चे होंगे वो जनरली आसपास के कॉलेजेस के होंगे। पहली प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है। तो हो सकता है कि जो उनका ओपिनियन हो या जो उनका परसेप्शन हो, दैट इज गोइंग टू गिव यू बायस्ड रिजल्ट। व्हाई? बिकॉज दैट पर्टिकुलर स्मॉल पॉपुलेशन जो एक पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, दैट माइट नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। अगर आपको याद होगा, हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किया था दैट द इंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ चूजिंग अ सैंपल इज टू हैव अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर अब आपने कन्वीनियंस से सामने जो पार्क में बच्चे खेल रहे थे उनसे ही डेटा कलेक्शन कर लिया है, सो दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर के पास कोई प्राइवेट कॉलेज है, अगर आप वहां से जाके डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो हो सकता है कि वहां पे आपको जो फीडबैक मिले वो बहुत अच्छा मिले। हो सकता है आपको कहा जाए कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एमबीए कॉलेज में बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। बट ये जरूरी नहीं है ना कि इंटायर इंडिया में जितने भी एमबीए के कॉलेजेस हैं, सारे एमबीए कॉलेजेस में सेम ही परसेप्शन हो या सेम ही आउटकम आता हो। ठीक है। सो दैट इज वाई कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज वन ऑफ द डीमेरिट्स, और सबसे मिनिमम चांसेस में, मतलब लास्ट होप जिसे हम कहते हैं, लास्ट रिजॉर्ट, तब हमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज नॉट प्रिफर्ड एट ऑल। ठीक है। आई होप कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज क्लियर। सेकेंड कॉम्पोनेंट इज पर्पसिव सैम्पलिंग। इस वर्ड के अंदर ही आपका आंसर छुपा हुआ है, दैट इज बेस्ड ऑन द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। ठीक है। अब इस चीज को प्लीज ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स हर केस में ऑब्जेक्टिव तो होता ही है, बट यहां पे क्या है, आपके पर्पस का जो सॉल्यूशन है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आपका जो पर्पस है रिसर्च करने का या एनालिसिस करने का, उसका सॉल्यूशन सिर्फ कुछ ही लोग दे सकते हैं, and therefore we are using a purposive sampling। just allow me to give you another example to help you understand। let's say आप क्या करना चाहते हैं, आप कंज्यूमर का परसेप्शन जानना चाहते हैं रिगार्डिंग ब्रांड्स। ठीक है। आप ब्रांड से रिलेटेड कंज्यूमर का परसेप्शन जानना चाहते हैं, जहां पे आप क्लोथिंग की क्वालिटी जानना चाहते हैं, प्राइस जानना चाहते हैं और बहुत सारे अदर एस्पेक्ट जानना चाहते हैं। अब एक जो नॉर्मल कंज्यूमर होगा हु इज नॉट वेरी ब्रांड ओरिएंटेड, ठीक है, उसको इसके बारे में जानकारी कम होगी, बिकॉज उसने प्रॉब्ली बहुत सारे ब्रांड से कपड़े परचेज ही नहीं किए या फिर कंज्यूम नहीं किए। बट लेट्स से मैं बात करूं फैशन स्टूडेंट्स की, जो फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं या फिर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स परस्यू कर रहे हैं, या फिर जो बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं इन द एरिया ऑफ फैशन डिजाइनिंग। उनको हर ब्रांड के बारे में पता होगा कि यार कौन सा ब्रांड किस टाइप की क्वालिटी यूज करता है और वो कितना फीजिबल है इन टर्म्स ऑफ वेयरिंग इट और हैविंग अ कंजम्पशन फॉर दैट मैटर। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पर्पस को सूटेबल बनाने के लिए, हमारे पर्पस को रिजॉल्व करने के लिए
रिसर्चर को पता है कि यार आई हैव टू बी मोर विजिलेंट इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग द सैंपल। देयरफॉर व्हाट ही डज इट, अपने पर्पस को अचीव करने के लिए जो भी उसको सूटेबल लगता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कन्वीनियंस हियर, प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। कन्वीनियंस में जो मिला उससे डेटा कलेक्ट कर लिया जा रहा है, पर्पसिव सैम्पलिंग में जो सूटेबल ज्यादा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, उस पर्सन के पास हम जा रहे हैं और उससे डेटा कलेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस ही इज गोइंग टू लुक फॉर पीपल हु आर एन एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ फैशन। तो चाहे कुछ भी हो जाए, ही इज गोइंग टू यूज द डेटा बेस्ड ऑन ओनली दोज पीपल हु आर एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर मैटर सच एज फैशन। ठीक है, सो अपने पर्पस को अचीव करने के लिए जो भी उसको डेटा कलेक्शन सूटेबल लगता है, जो भी सैंपल सूटेबल लगता है, उनसे वो डेटा कलेक्शन कर सकता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज स्नोबॉल सैंपल। इसको याद रखने का सिंपल एक तरीका क्या है, कभी कभी आपने अगर मनाली गए होंगे या आपने कभी बर्फ वाले किसी भी सिटी पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर आप एक बर्फ का गोला बना के उसको रोल कर देते हैं जमीन पे, अगर आपने उसको जमीन पे रोल किया तो होगा क्या कि उसके पाथवे में जो भी चीजें होंगी, लेट से कहीं पे मट्टी पड़ी है या कुछ भी पड़ी है, वॉट एवर हैज बीन देयर इन द पाथवे, इट इज गोइंग टू इनग्रॉस इट, इट इज गोइंग टू इन्वॉल्व ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑन टू इट्स ओन बॉल। तो वो बॉल के अंदर सारी चीजें रोल अप हो जाएंगी। ठीक है, तो देयर फॉर दिस पर्टिकुलर नेम हैज बीन गिवन कि अब आप क्या कर रहे हैं, आप किसी सेंसिटिव मैटर में डील कर रहे हैं। ठीक है, लेट से यू आर वर्किंग इन द एरिया ऑफ ड्रग्स, आप ड्रग्स के केस में काम कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट यू आर वर्किंग। ठीक है, अब क्या है कि अगर आप नॉर्मली डेटा कलेक्शन करने जाएंगे तो आपको क्या होगा, रिस्पॉन्डेंट्स मिलेंगे ही नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड रिस्पॉन्डेंट। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप कॉन्टैक्ट निकाल के हॉस्पिटल से बात करके, डॉक्टर से बात करके एक पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यू आर जस्ट गेटिंग वन पर्सन, एक पर्सन आपको मिल गया, कहते नहीं कि गलती से मिल गया, जब खुदा की मेहर होती है तो सैंपल मिल ही जाता है। ठीक है, तो एक पर्सन आपको मिल गया, अब आपने इससे अच्छी बातचीत कर ली, इससे अच्छी जान पहचान बना ली, और आप इसको कह रहे हैं कि यार मुझे 2 और सैंपल चाहिए। तो इसने क्या किया, आपको 2 और लोगों से मिलवा दिया हु आर ऑल्सो ड्रगिस्ट, और वो आपके सैंपल का काम कर सकते हैं, दे कैन एक्ट एज योर रिस्पॉन्डेंट। ठीक है, अब आपको एक इंसान से 2 इंसान मिले, अब इन 2 इंसान के बेस पे आपने इनसे रिक्वेस्ट करी और इन्होंने आपको 3 और लोगों से मिला दिया जो ड्रग्स की फील्ड में काम करते हैं या फिर और किसी एरिया में काम करते हैं। तो हो क्या रहा है, वी आर बेसिकली यूजिंग अ काइंड ऑफ अ रेफरेंस। रेफरेंस देना कहते हैं ना कि आपने रेफरेंस दे दिया किसी का, एंड देयरफॉर द वर्क बिकेम ईजियर। तो यहां भी यही हो रहा है कि आपने एक रिस्पॉन्डेंट को पकड़ा, उस रिस्पॉन्डेंट से और रेफरेंस लेते गए और अपना डेटा कलेक्शन करते गए। तो सिमिलरली जैसे स्नोबॉल जैसे जैसे आगे मूव करता है, सारी चीजों को इनग्रॉस कर लेता है, वैसे एक सैंपल आपने पकड़ा और उसने सारी चेन बना दी और आपका डेटा कलेक्शन हो। बट आपको ये ध्यान रखना है दैट दिस इज गोइंग टू हैपन इन द सेंसिटिव सिनेरियोज वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट डेटा इन अदरवाइज। ठीक है, सो दैट इज व्हाट स्नोबॉल सैम्पलिंग इज ऑल अबाउट। लास्ट कैटेगरी ऑफ द सैंपल इन टर्म्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी इज कोटा सैंपलिंग। कोटा के अंदर वर्ड ही लिखा हुआ है, अब ये कोटा फैक्ट्री वाला कोटा नहीं है, दिस इज कोटा, दैट मीन्स देयर हैज टू बी अ मिनिमम अमाउंट, minimum number which has to be fixed and has to be taken into consideration. For example, आप डेटा कलेक्शन करने जा रहे थे तो आपको कहा गया यार पूरे दिल्ली में से कहीं से भी डेटा उठा के ले आओ। ठीक है, बट इन ऑर्डर टू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव, इन ऑर्डर टू हैव सम काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन विच इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सैम्पलिंग, आपसे कहा गया कि यार इतना जरूर करना, कन्वीनियंस सैम्पलिंग का इस्तेमाल मत करना, 50% डेटा एटलीस्ट ईस्ट दिल्ली से कलेक्ट करके लाना और कम से कम 50% डेटा वेस्ट दिल्ली से कंप्लीट करके लाना। सो राइट नाउ आई एम एक्सक्लूडिंग द नॉर्थ दिल्ली एंड द साउथ दिल्ली, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर दिल्ली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो जस्ट टू हैव अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, अ बैलेंस रिप्रेजेंटेशन, आपको कह दिया गया कि यार 50 सैंपल ईस्ट दिल्ली से कलेक्ट करने ही करने हैं, 50 सैंपल वेस्ट दिल्ली से कलेक्ट करने ही करने हैं। इतना कलेक्शन करने के बाद अगर ज्यादा ईस्ट दिल्ली में मिल जाते हैं तो ईस्ट दिल्ली से कलेक्ट कर लेना, और नहीं मिलते हैं तो वेस्ट दिल्ली से कलेक्ट करना। ठीक है, बट अ मिनिमम कोटा हैज टू बी अचीव फ्रॉम बोथ दीज कैटेगरीज एंड दिस इज योर एग्जांपल ऑफ कोटा सैंपल। ठीक है, अब इन चारों चीजों में क्या कॉमन है, क्या कॉमनैलिटी है इन चारों कंपोनेंट्स के अंदर या चारों टाइप्स के अंदर, कि किसी ना किसी सिनेरियो में जो रिसर्चर है, जो एनालिस्ट है, वो अपना डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर रहा है, ही इज यूजिंग हिज डिस्क्रिशन। ठीक है, एंड देयरफॉर नॉट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज गेटिंग एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। सबको ये एक जैसा मौका नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों को ये पर्सन जानता होगा, ये जो मेन पर्सन जो हमें मिला था, ये जिन लोगों को जानता होगा उसके बेसिस पे हमें रिस्पॉन्डेंट मिल रहे हैं ना। सो वी आर नॉट गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी पर्सन इन द यूनिवर्स। सिमिलरली पर्पसिव सैम्पलिंग में क्या है कि जो इंसान रिसर्चर को ठीक लगेगा कि यार ये सूटेबल है मेरे हिसाब से, आप उसका डेटा कलेक्ट कर लेंगे ना, या उससे डेटा कलेक्ट कर लेंगे। सो नॉट एवरी पर्सन इज गेटिंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। Therefore, all of these 4 have the component of non-probability sampling.
hope the non-probability sampling is also clear. Now let's just quickly move and revise the concept of sampling and non-sampling error, or specifically understand the difference between sampling as well as non-sampling error, because it is very important. कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के एंड में एक छोटा सा एड ऑन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट इलैबोरेट अपॉन द डिफरेंसेस बिटवीन सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर. तो सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं. सैम्पलिंग एरर इज अ टाइप ऑफ एरर दैट ऑकर्स ड्यू टू द सैंपल नॉट गिविंग अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. सिंपल एग्जांपल, ठीक है, बड़ी बड़ी डेफिनेशंस में ना जाने की जगह आपको मैंने अभी बताया कि अगर आपने सैंपल कलेक्ट किया तो जो आपका मीन निकल के आता है क्लास का, दैट कम्स आउट टू बी 44 kg. और अगर आप पूरी क्लास का वेट ले लेते तो हो सकता है कि जो आपका आंसर आता है दैट कम्स आउट टू बी 45 kg. तो ये जो 1 kg का डिफरेंस है ये क्या है, सैम्पलिंग एरर. ठीक है. एनी एरर दैट ऑकर्स ड्यू टू सोर्सेज अदर देन सैम्पलिंग. जैसे मैंने आपको कहा कोई भी और टाइप का एरर होता है, डेटा कलेक्शन के अंदर, काउंटिंग के अंदर, मिस्टेक से कोई एरर हो जाता है विच इज अपार्ट फ्रॉम द सैम्पलिंग एरर इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर. आप उसको नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं. ठीक है. अब कॉज क्या होता है सैम्पलिंग एरर का? डेविएशन बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन. जो भी मैंने आपको दिखाया एक ही चीज है कि रीजन क्या हो सकता है कि आपने क्योंकि सैंपल यूज किया है तो हो सकता है कि उसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई हो. इट माइट नॉट बी 100% परफेक्ट. ठीक है. और नॉन सैम्पलिंग एरर का क्या कॉज है? डेफिशिएंसी एंड एनालिसिस ऑफ डेटा. जब आप एनालिसिस कर रहे थे तो आपने प्रॉपर केयर नहीं करी, प्रॉपर डिलीजेंस नहीं एक्सरसाइज किया, इसकी वजह से जो एरर्स आए दे आर गोइंग टू बी द मेजर कॉजेज ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर. ठीक है. अब एक छोटी सी चीज जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर सैंपल में थोड़ा बहुत एरर होता ही है तो व्हाई आर वी यूजिंग द सैंपल, या फिर क्या जरूरी है सैंपल का इस्तेमाल करना. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस चीज से डील कर रहे हैं वहां पे मार्जिन ऑफ एरर इज अ एलिमेंट कि कितना मार्जिन आप उठा सकते हैं. लेट से आपकी वैल्यू का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 kg का ही आ रहा है. अगर आपको लगता है कि यार 1 kg में तो काम चल जाएगा, अगर 1 kg ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. बट अगर आपको लगता है कि यार हम ड्रग्स से डील कर रहे हैं, मेडिसिन से डील कर रहे हैं, जहां पे इवन 0.1% भी अगर गलती हो गई तो इंसान की जान जा सकती है या इंसान की हेल्थ पे रिपरकशंस आ सकते हैं. उस सिनेरियो में आप हमेशा नॉन सैम्पलिंग एरर को लेके चलते हैं एंड यू गो फॉर अ सेंसस पॉपुलेशन रादर देन अ सैंपल्स. तो ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एनालाइज द क्वेश्चंस इन अ बेटर मैनर एंड इज गोइंग टू हेल्प यू राइट योर आंसर इज अ मच मोर कॉम्प्रहेंसिव मैनर. ठीक है. टाइप क्या है? ठीक है. सैम्पलिंग एरर इज गोइंग टू बी वेरी रैंडम. ठीक है. क्योंकि ये सैंपल के बेसिस पे हुआ है तो ये रैंडम होगा, मतलब इसके अंदर कोई भी एक फिक्स पैटर्न आपको नहीं मिलने वाला है. यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी काइंड ऑफ अ फिक्स पैटर्न बिकॉज ये डेटा कलेक्शन की वजह से नहीं हुआ है. ये डेटा कलेक्शन में गलती नहीं हुई है. ठीक है. रैदर या काउंटिंग में कोई गलती नहीं हुई है. ये इसलिए आ रहा है बिकॉज आपने सैंपल का इस्तेमाल किया. वेयर एज नॉन सैम्पलिंग एरर रैंडम भी हो सकते हैं, नॉन रैंडम भी हो सकते हैं. क्या मतलब है इसका? एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, लेट से आपने कहा कि भाई मैं तो पूरी की पूरी सेंसस पॉपुलेशन को काउंट कर रहा हूं. तो यहाँ पे एक गलती क्या हो सकती है कि हर 5वां इंसान, जब आप 5th पर्सन का डेटा कलेक्ट करते हैं, 5th पर्सन इज गेटिंग एब्सेंट, या बीच में एक इंसान एब्सेंट हो गया, लेट से 5वां बच्चा एब्सेंट हो गया, उसकी वजह से आपका पूरा पैटर्न बिगड़ गया. कई बार हमारे साथ क्या होता है कि जब हम आपकी बुक्स बना रहे होते हैं और हम लास्ट में आंसर कीज ऐड कर रहे होते हैं, तो लेट से एक सीरियल ऑर्डर चल रहा है 1 2 3 4 और हम यहाँ पे आंसर मार्क कर रहे हैं ABCDE एंड सो ऑन. होता क्या है कि लेट से 5th वाला हमसे गलती से स्किप हो गया. तो अब क्या होगा कि 6 वाले से सारे के सारे आंसर जो हैं वो एक आंसर नीचे मूव हो जाएंगे. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो गया, हमें एक पैटर्न मिल गया कि यार सिर्फ एक पैटर्न है, क्या कि एक स्किप हो गया है. अगर हम एक ऊपर कर देंगे इट इज गोइंग टू गेट इन द अलाइनमेंट. ठीक है. तो जहां पे एक पैटर्न आइडेंटिफाई हो सकता है दैट इज गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर. ये पैटर्न वाला जो सिनेरियो है ये सैम्पलिंग एरर में नहीं हो सकता बिकॉज आप एक सैंपल का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड नॉट एन एंटायर पॉपुलेशन. ठीक है. कब होता है ये? व्हेन डज इट ऑकर? इट ओनली ऑकर्स व्हेन यू आर यूजिंग अ सैंपल. नॉन सैम्पलिंग जो है वो दोनों केसेस में हो सकता है. देखो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि काउंटिंग मिस्टेक सैंपल के केस में नहीं हो सकती. काउंटिंग मिस्टेक सेंसस के केस में भी हो सकती है और सैम्पलिंग के भी केस में हो सकती है. ठीक है. सो देयरफॉर नॉन सैम्पलिंग एरर इज गोइंग टू अराइज इन बोथ द सिनेरियो. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज सैंपल साइज. हाउ इज सैंपल साइज गोइंग टू इंप्रूव? पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूसेस विद द इंक्रीज इन सैंपल साइज. जैसे जैसे आप सैंपल इंप्रूव करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज मीन जो निकल के आया था, लेट से इट कम्स आउट टू बी 45 kg. अब आप सैंपल लेना चाहते थे. अब मैंने आपको कहा जस्ट टू इंप्रूव द रिप्रेजेंटेशन व्हाट यू डू इज यू टेक अ सैंपल ऑफ लेट से 35 स्टूडेंट्स. तो आप 35 स्टूडेंट्स का सैंपल यूज कर रहे हैं. जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाते जाएंगे वैसा क्या होगा, यू आर कमिंग क्लोजर टू दिस अमाउंट दैट इज योर इंटायर पॉपुलेशन. तो जितना ज़्यादा मैं सैंपल का साइज बढ़ा दूंगा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक इज गोइंग टू गो डाउन.
खुद सोचिए ना कि 50 स्टूडेंट्स को अगर मैं 5 सैंपल से जज करूंगा, अगर मैंने 5 रिस्पॉन्डेंट्स लिए और उनसे अगर मैं एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो मिस्टेक्स के एरर ज्यादा हैं। वेरएज अगर मैंने 35 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया और 35 स्टूडेंट्स का एवरेज निकाला तो देयर इज अ वेरी स्मॉल प्रोबेबिलिटी और लेस प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू 5 स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ सैम्पलिंग मिस्टेक। तो जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाते जाते हैं, जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ती जाती है ऑफ योर सैंपल एज वेल एज सेंसस पॉपुलेशन। और इसको एक फिनोमिना भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। प्लीज ये याद रख लीजिएगा, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, ठीक है, दिस इज योर व्हाट यू से अ फिनोमिना, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, विच यू हैव टू रिमेंबर। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स विच सेज कि जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाते जाते हैं आपकी रिलायबिलिटी और जो आपको आंसर है वो इंप्रूव होता है जाता है इन टर्म्स ऑफ द सेंसस वैल्यू, ठीक है। एंड नॉन सैम्पलिंग एरर हैज नथिंग टू डू विद सैंपल साइज। भाई काउंटिंग मिस्टेक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप काउंटिंग मिस्टेक कर रहे हैं तो आप 10 लोगों के में भी काउंटिंग मिस्टेक कर सकते हैं और आप 100 लोगों के में भी काउंटिंग मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ नॉन सैम्पलिंग, ठीक है। सो दैट वाज योर टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। आई एम श्योर कि अगर आपने ध्यान से सुना है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है, सो दिस टॉपिक विल बी एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। टिल देन थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग।